तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो नेपाल से मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। नेपाल ने भारत से सटे बॉर्डर पर तैनात की आज अपनी सेना। होल्डिंग कैंप भी बनाए। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए नेपाल ने आज भारत से सटे बॉर्डर पर अपनी सेना तैनात कर दी है और होल्डिंग कैंप भी बनाए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी अभी तक भारत सरकार को नहीं दी गई है, लेकिन भारत सरकार ने कयास लगाया है कि सेना प्रवासी नेपालियों के स्वास्थ्य की जांच करते हुए उन्हें इन कैंपों में ठहराएगी। वहीं आपको बता दें कि भारत से सटे नेपाल के समीपवर्ती जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नेपाल सरकार ने सीमा क्षेत्र में सेना तैनात करने का निर्णय लिया है। लेकिन इसके पीछे कुछ और ही बात बताई जा रही है। वहीं नेपाल 9 जून को संसद में विवादित नक्शे पर संविधान संशोधन करेगा, जिसके जरिए नेपाल सरकार ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारत ने नेपाल के 3 क्षेत्र लिपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और नेपाल अब इन क्षेत्रों को भारत से वापस लेकर रहेगा और नेपाल 9 जून को अपने संविधान में संशोधन करेगा, जिसके बाद नेपाल के क्षेत्र में, नेपाल के नक्शे में इन तीनों क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। और लेकिन ये क्षेत्रों पर अभी भारत का कब्जा है और ये भारत के क्षेत्र हैं, लेकिन नेपाल अपना बता रहा है। और इसी स्थिति को देखते हुए नेपाल सरकार ने ये सेना तैनात की है कि भारत की तरफ से कोई भी युद्ध जैसे अगर हालात होते हैं तो सेना तैनात होगी तो इसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए ये है नेपाल ने सेना तैनात की है, लेकिन इसके पीछे यही वजह बताई जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सांसद आजम खान को नदी की जमीन कब्जाने में मिली जमानत। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोसी नदी की जमीन कब्जाने के मामले में सपा सांसद आजम खान की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। सांसद आजम खान को अब 4 मामलों में जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है, यानी 4 मामलों में अब आजम खान को जमानत मिल गई है। तो ये काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तबलीगी जमात ने फैलाया, पूरे देश में कोरोना नहीं फैलता इतना तेज। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने फिर से एक बार तबलीगी जमात को निशाने पर लिया है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ समय से जो भी प्रधानमंत्री मोदी ने फैसले लिए उससे कोरोना महामारी की स्थिति काफी नियंत्रण में रही। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहीं योगी आदित्यनाथ कोरोना के खिलाफ मार्च से ही तैयारी शुरू की गई थी, ये कहा था। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में तबलीगी जमात चुनौती बनी और तबलीगी जमात ने पूरे देश और प्रदेश में कोरोना वायरस फैलाया, क्योंकि तबलीगी जमात के लोगों ने बीमारी छिपाई और बीमारी जिन भी तबलीगी जमात के लोगों ने छिपाई उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन सभी तबलीगी जमातियों को कीमत चुकानी होगी। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि तबलीगी जमात ने ही पूरे देश में कोरोना फैलाया और उनकी वजह से ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना प्रभावित देशों में स्पेन को पीछे छोड़कर भारत आज दुनिया में 5वें नंबर पर 2,45,000 से अधिक कोरोना महामारी के भारत में मरीज। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बहुत ही चिंता भरी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत 6 जून को स्पेन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे अधिक कोरोना वायरस प्रभावित देशों में 5वें नंबर पर आ गया है। वहीं आपको बता दें कि भारत में अब 2,45,000 से अधिक कोरोना महामारी के केस आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के भारत में 9,887 नए केस आए हैं, जबकि 294 लोगों ने इस महामारी से अपना दम तोड़ दिया है। तो भारत अब जो है दुनिया के 5वें नंबर पर आ गया है कि 5वें नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना महामारी भारत में फैली हुई है। तो ये बहुत ही चिंता भरी खबर भारत में सामने निकल कर आ रही है कोरोना महामारी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रवासी मजदूरों के वेतन पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आखिरकार कहां गए मोदी सरकार के 20,000 करोड़ रुपए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कारखानों में लगे प्रवासी मजदूरों के वेतन और मजदूर के भुगतान के सवाल पर केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नौकरी देने वाले और करने वाले के बीच का मसला है ये, लिहाजा हम इस मसले में उचित दखल नहीं देना चाहते। लेकिन मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी मोदी सरकार एक और तो दावा कर रही है कि आपने कामगारों मजदूरों की जेब में पैसे डाले हैं, वो 20,000
करोड़ रुपए आखिरकार कहां गए, किस मजदूर के खाते में केंद्र की मोदी सरकार ने ये पैसे डाले हैं, जिसके बाद अभी तक प्रवासी मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया है और उनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं गया है, जिसके बाद मोदी सरकार को जवाब देना महंगा पड़ गया और मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। जिसके बाद मोदी सरकार ने कहा कि अब हम किसी भी प्रवासी मजदूर कामगार से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेंगे और उन्हें फ्री में हर चीज उपलब्ध कराई जाएगी, उनके घर भी उन्हें फ्री में भेजा जाएगा और उन्हें जिस चीज की भी जरूरत होगी उसे सरकार अब फ्री में उपलब्ध कराएगी। तो ये काफी बड़ी जो है झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज पहली वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित, 12 लाख लोग से करेंगे बातचीत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी रैली करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह की बिहार में वर्चुअल रैली के विरोध में पटना में राबड़ी और तेजस्वी यादव ने बजाई थाली। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, रजत नेता तेज प्रताप यादव समेत राजद कार्यकर्ताओं ने राजधानी पटना में थाली पीटकर गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली का विरोध किया है। राबड़ी देवी ने कहा कि भाजपा की डिजिटल रैली के विरोध में हमने थाली और कटोरा बजाया है। वहीं आपको बता दें इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह का काफी विरोध कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में सभी वाम दल भाजपा के वर्चुअल रैली के विरोध में रविवार को विश्व घात धिक्कार दिवस मना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह देश में इस समय प्रवासी मजदूरों के ख्याल की बजाय अपनी चुनावी डंग पीट रहे हैं और चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए बिहार में रैलियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जनता की चिंता नहीं है। जिस तरह से प्रवासी मजदूर और पूरा देश इस कोरोना महामारी के चलते परेशान है, उनको उनकी चिंता नहीं बल्कि अपने चुनाव जीतने की चिंता है। तो ये काफी बड़ा बयान और हमला मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से गुस्साई हार्दिक पटेल ने कहा कि जनता को ऐसे नेताओं को चप्पलों से पीटना चाहिए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे पर पार्टी नेता हार्दिक पटेल ने 7 जून को कहा कि मैं मानता हूं कि जो लोग जनता के साथ द्रोह करके पैसे के लालच में साम दाम दंड भेद की वजह से गए हैं, ऐसे लोगों को जनता को चप्पलों से पीटना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जनता को धोखा देने वालों की सरेआम चप्पलों से पिटाई होनी चाहिए। हार्दिक पटेल पहले मार्च में भी पार्टी से इस्तीफा देने वाले नेताओं को चप्पल से पीटने की बात कह चुके हैं। हार्दिक पटेल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह पार्टी हमेशा से ही पैसों का खेल खेलती है और सिर्फ अपना फायदा देखती है और पैसों से एक एक करके विधायकों को खरीदती है और अपनी सरकार बनाती है और दूसरी पार्टी की सरकार गिराती है। तो ये काफी बड़ा बयान हार्दिक पटेल ने दिया है बीजेपी के विरोध और अपने पार्टी के कांग्रेस विधायकों के विरोध में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने लल्लू कुमार की रिहाई की मांग की, योगी सरकार पर लगाया दमन का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि लोग की सेवा करने के कारण उन्हें जेल में योगी सरकार ने डाला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि गांधी जी ने हमें सिखाया है कि दमन करने वाले आपको अच्छे काम करने से रोकेंगे, आप सत्य के आग्रह के साथ अपने कर्म पर डटे रहिए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने यह आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को सेवा करने के लिए जेल में डाला गया है। वे सेवा सत्याग्रह के जरिए हम इस दमन का विरोध कर रहे हैं। तो योगी सरकार पर यह काफी बड़ा हमला जो है बोला है प्रियंका गांधी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रमुख ने ममता बनर्जी पर लगाया कोरोना के आंकड़े छिपाने का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने शनिवार को राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या में हेरफेर करने और जानबूझकर जांच परिणामों में देर करने का आरोप लगाया है और लगाते हुए उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार कोरोना वायरस की स्थिति पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करे। वहीं आपको बता दें कि घोष ने मीडिया से कहा कि जांच परिणामों में देरी के कारण वायरस के सामुदायिक स्तर पर फैलने की आशंका पैदा हो रही है और कई लोग की जांच परिणाम आने से पहले ही मौत भी हो गई है। जहां दोस्तों आपको बता दें उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सरकार संक्रमण की वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए हर रोज भ्रामक आंकड़े जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जांच प्रक्रिया में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को शामिल नहीं कर रही है ताकि वास्तविक सामने न आ जाए। उन्होंने कहा कि ये काफी आंकड़े छुपा रही हैं क्योंकि कोरोना महामारी बंगाल में तेजी से फैल रहा है और ममता बनर्जी ऐसा बिल्कुल भी आंकड़ों में नहीं दिखा रही हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो दिल्ली सरकार के अस्पतालों में होगा सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज, केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने रविवार को यह फैसला किया है कि सिर्फ दिल्ली
दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का ही इलाज किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि काफी दिनों से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, क्या स्थानीय अस्पतालों में दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा या बाहर के लोगों को भी ये सुविधा मिलेगी। लेकिन डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर शनिवार को दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिल्ली के लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर बाहर वालों का भी इलाज होगा तो 3 दिन के अंदर सारे बेड भर जाएंगे, जिसके बाद बहुत परेशानी होगी और दिल्ली के लोगों का इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि सिर्फ अब दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का ही इलाज किया जाएगा। आज अगर हम कोई बदअखलाकी या शर्मिंदगी का काम यहाँ पर करते हैं तो आने वाली नस्ल इससे ज्यादा